हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉमर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिंदी में भी प्रोवाइड किए जाएं, तो फ्रेंड्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किए हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश को देख सकते हैं। मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी जो भी थंबनेल होता है वहाँ पे, तो आप इजीली हिंदी और इंग्लिश जो भी आप प्रेफर करें वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी की वीडियो को। यहाँ पर देखिए, हमारा क्वेश्चन है नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो, इसका हमारा किससे इंक्लूड होता है? वित्त पोषण गतिविधियाँ, जिसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, परिचालन गतिविधियाँ, निवेश गतिविधियाँ या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम यहाँ पर नकदी प्रवाह की बात कर रहे हैं तो वो हमारा चाहे वित्त पोषण हो, परिचालन हो, निवेश, इन सब में ही हमारा नकदी प्रवाह का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें हमारी नकदी या तो आएगी या फिर हमें देना पड़ेगा, यानी कि किसी को पेमेंट के थ्रू हमारे पास से जाएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नकदी प्रवाह में जब कोई फर्म अचल संपत्तियों में निवेश करता है और अल्पकालिक वित्तीय निवेश में परिणाम होता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जब हम नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो की बात करते हैं और जब कोई फर्म अचल संपत्तियों में निवेश करती है, ठीक है, और अल्पकालीन संपत्तियों में, यानी कि इससे क्या मतलब होगा? इक्विटी में वृद्धि होगी, हमारे दायित्व बढ़ जाएंगे, कैश में कमी आएगी, यानी कि हमारे कैश मतलब नकद। फ्रेंड्स, नकद होता है कैश, ठीक है। कैश में नकद में कमी आएगी, नकद में वृद्धि होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम अचल संपत्तियों में निवेश करेंगे, अल्पकालीन संपत्तियों में निवेश करेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे पास से जो नगद रुपया है वो जाएगा, यानी कि हमारे नगद रुपये में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। इसलिए कैश में कमी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड्स जुटाने के लिए स्टॉक और बॉन्ड जारी करने वाली एक फर्म। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी जब हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, एक फर्म जब स्टॉक और बॉन्ड जारी करती है फंड जुटाने के लिए, तो उस वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या कमी होती है? नकदी में कमी आ जाएगी, कैश बढ़ जाएगा, इक्विटी बढ़ता है या फिर देयता बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड, जब कोई कंपनी स्टॉक या बॉन्ड जारी करती है फंड जुटाने के लिए, तो उसकी कैश में क्या होता है? उसके पास कैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो बी राइट आंसर हो, क्योंकि कैश उसके पास बढ़ जाएगा, क्योंकि हर कोई जब उसकी कंपनी का स्टॉक या फिर बॉन्ड खरीदेगा तो वहाँ पे उसके पास कैश आएगा और उसके पास कैश की बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसकी सेवा योग्य जीवन पर संपत्ति की खरीद मूल्य को वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ पे सेवा योग्य जीवन की संपत्ति की खरीद को किस में वर्गीकृत करेंगे? सराहनीय दायित्व में, सराहना की संपत्ति, मूल्यह्रास या फिर प्रशंसा। तो फ्रेंड, जब सेवा योग्य जीवन की संपत्ति और मूल्य की खरीद को उसमें वर्गीकृत करते हैं तो उसका मतलब होता है डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्यह्रास। ऑप्शन सी राइट आंसर है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी संपत्ति को यूज़ करते हैं तो उसकी सेवा योग्य जीवन देखते हैं कि इस कंपनी की जो हमारी वस्तु है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो संपत्ति है वो कितने साल तक रहेगी, ठीक है। लेकिन जब उसकी जो जीवन लाइफ है वो अगर यहाँ पर कम है और उसकी जो परचेजिंग वैल्यू यानी कि जो खरीद वैल्यू थी वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि उसमें मूल्य ह्रास होने लग गया, वो हमारा कहलाता है मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल वित्तीय विवरण में मूल वित्तीय विवरण में क्या क्या शामिल होता है? इसका क्वेश्चन आपको देना है। इसका आंसर, नकदी प्रवाह का विवरण हम इसमें शामिल करते हैं, सेवानिवृत्त आय का विवरण शामिल करते हैं, बैलेंस शीट और आय विवरण शामिल करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। हम मूल वित्तीय विवरण में क्या शामिल करते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, नकदी प्रवाह का विवरण नकदी प्रवाह के अनुसार स्पष्ट करता है, यानी कि नकदी प्रवाह का विवरण नकदी प्रवाह के अनुसार क्या बताता है? ऑपरेटिंग और गैर ऑपरेटिंग फ्लो। फ्लो का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रवाह से है, ठीक है, प्रवाह। सृजन और बहिर्वाह, निवेश और गैर प्रवाह, परिचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नकदी प्रवाह की, और जब नकदी प्रवाह का विवरण बनाते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ों को शामिल करते हैं, परिचालन, निवेश और वित्त पोषण
गतिविधियों को, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन तीनों को हम शामिल करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह उदाहरण है। अब वित्तीय गतिविधि से हमें नकदी प्रवाह देखनी है, तो इसका क्या उदाहरण होगा। ऑप्शन देखिए, लाभांश का भुगतान करना, निवेश पर लाभांश की प्राप्ति, ग्राहकों से प्राप्त नकद या फिक्स्ड एसेट्स की खरीद। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फिक्स्ड एसेट्स की जब हम खरीद करेंगे तो हमारी वित्तीय गतिविधि से नकदी प्रवाह का कार्य होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निवेश गतिविधि में नकदी प्रवाह उदाहरण है। अब निवेश गतिविधि में हमें देखना है नकदी प्रवाह का क्या उदाहरण होगा। तो देखिए ऑप्शन हमें दे रखे हैं, डिवेंचर का मुद्दा या फिर हम वो बोल सकते हैं, मुद्दा रहने दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, आपने डिवेंचर का जारी करना यानी कि इशू करना, दीर्घकालिक ऋण की चुनौती या फिर चुकौती का मतलब यहाँ पर ये है भुगतान करने से यानी कि पेमेंट, नकदी के लिए कच्चे माल की खरीद, गैर वित्तीय उद्यम द्वारा निवेश की बिक्री। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह का उदाहरण करना का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम गैर वित्तीय उद्यम द्वारा निवेश की बिक्री करेंगे तो हमारी निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह का कार्य होगा। तो ये इसका उदाहरण है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हिंदी में वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, टाइपिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है और समझाने में भी शायद मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ हम लोग फिर दोबारा से स्विच ओवर कर लेंगे इंग्लिश पे ही, हम सिर्फ इंग्लिश के ही अपलोड करेंगे। बट मैं समझाती हूँ उसमें भी हिंदी में ही हूँ, तो यहाँ पे लेकिन वो और भी ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको ऐसे ही क्लियर हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगी इसी तरह से आगे कंटिन्यू करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऑपरेटिंग गतिविधि से नगद प्रवाह का उदाहरण। अब ऑपरेटिंग गतिविधि से हमें देखना है नगद प्रवाह का उदाहरण। तो देखिए खुद का डिवेंचर की खरीद यानी कि खुद के डिवेंचर की खरीद करना, फिक्स्ड एसेट्स की बिक्री करना, बैंक द्वारा सावधि जमा पर ब्याज भुगतान करना या फिर इक्विटी शेयर पूंजी जारी करना। तो ऑपरेटिंग गतिविधि से बात करें तो देखिए ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर होगा। बैंक द्वारा सावधि जमा पर ब्याज भुगतान करना हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कार्य होता है। नेक्स्ट है नकदी प्रवाह में कौन सी वस्तु वित्तीय गतिविधि के अंतर्गत आती है। तो वित्तीय गतिविधि के अंदर की अगर हम बात करें तो देखिए ऑप्शंस हैं वरीयता शेयर की मोचन, वरीयता शेयर जारी करना, ब्याज भुगतान या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है परीक्षण संतुलन का उपयोग सटीकता की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी कि परीक्षण संतुलन का फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बैलेंस शीट का संतुलन देखने के लिए, लेजर खातों का संतुलन देखने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस देखने के लिए या आय विवरण शेष देखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है लेजर खातों के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हम कब प्रिपेयर करते हैं, लेजर को प्रिपेयर करने के बाद। तो जब हम लेजर को प्रिपेयर करने के बाद क्या लिखते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होगा, ये चेक करना कि लेजर सही प्रिपेयर हुआ है कि नहीं। और लेजर से पहले क्या हम करते हैं, जर्नल एंट्री। तो लेजर हमारी चेक करता है जर्नल एंट्री को। तो इसका ट्रायल बैलेंस का काम होता है देखना कि हमारे लेजर खातों में संतुलन है या नहीं, वो ठीक से प्रिपेयर किए गए हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है खातों की पुस्तकों में यदि कोई लेन देन पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो क्या यह परीक्षण शेष को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो खाते की पुस्तकें हैं यानी कि जो हमारे हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं उसमें से कोई भी लेन देन पूरी तरह से अगर हम हटा देंगे तो परीक्षण शेष जो होगा क्या वो ठीक रहेगा। परीक्षण शेष का मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। तो प्रभावित करेगा ऑप्शन से नहीं, हाँ एक लेन देन छोड़ा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं आएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि जब वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिलीट कर दिया गया है तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस पर उसमें किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रायल बैलेंस तैयार करने में क्या उपयोग किया जाता है? विशेषीकृत पत्रिकाओं, बैलेंस शीट, लेजर खाते, जर्नल 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 ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारा हेल्प करता है लेजर अकाउंट के थ्रू। यानी कि जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो लेजर अकाउंट बनाने के बाद लेजर अकाउंट हमारी हेल्प करेगा ट्रायल बैलेंस बनाने में। ट्रायल बैलेंस हमारे लेजर की मदद से प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस का क्या उपयोग किया जाता है? अब ट्रायल बैलेंस एक वित्तीय विवरण है, यह बैलेंस शीट के शेष रिकॉर्ड करता है, लेखांकन चक्र में योगदान करता है, या फिर यह खातों के शेष रिकॉर्ड को चेक करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, खातों के शेष रिकॉर्ड करता है बस। ये कोई वित्तीय विवरण नहीं है, ना ही ये बैलेंस शीट के शेष रिकॉर्ड करता है और ना ही लेखांकन चक्र में किसी भी तरह की कोई मदद करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के बराबर हो तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? खाता शेष सही है, गणितीय रूप से पूंजी प्लस देयता परिसंपत्तियां होती हैं, लेन देन रिकॉर्ड करने में कोई गलती नहीं है, या फिर खाते में प्रविष्टियां पोस्ट करने से कोई गलती नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं बता सकते कि खाता हमारा सही प्रिपेयर है। लेन देन के रिकॉर्ड में गलती हुई ये भी इससे नहीं प्रिपेयर किया सकता, क्योंकि हो सकता है कोई हम डेबिट की तरफ हमने कोई ऐसी गलती की हो जो कि क्रेडिट की तरफ से हमने कोई उसी तरह की सेम गलती कर दी हो, तो मैच कर जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक हुआ है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर बैलेंस मैच नहीं करता तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिख कर डाल देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम नहीं देख पाते कि रियल में क्या गलती थी, और ना ही ये हमारे खाता बही में किसी तरह की पोस्टिंग में कोई गलती हुई ये बता पाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गणितीय रूप से पूंजी प्लस देयता परिसंपत्तियां होती हैं, ये हमें ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस कब तैयार किया जाता है? एक लेखा अवधि के अंत में, एक वर्ष के अंत में, वर्ष के दौरान अक्सर, या फिर एक महीने के अंत में? तो देखिए जो हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक लेखा अवधि के अंत में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ए है राइट, ठीक है, ये बी नहीं है, बी पे टिक लग गया, ए है राइट, एक लेखा अवधि के अंत में। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तुएं परीक्षण संतुलन यानी कि ट्रायल बैलेंस समझौते को प्रभावित करती हैं? पारगमन में जमा, पारगमन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स ये है कोई भी गुड डिपॉजिट है जो ट्रांजिट है अभी, ठीक है। त्रुटियों को कम करना, लेन देन का एक पूर्ण चक्र या फिर लेन देन का आंशिक चक्र। तो देखिए यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा ट्रायल बैलेंस के संतुलन को, एग्रीमेंट को, वो है ऑप्शन डी, लेन देन का आंशिक चूक, यानी कि पार्शियल ओमिशन ऑफ एन ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है, जब क्रेडिट बैलेंस बराबर होंगे डेबिट बैलेंस के, ट्रायल बैलेंस चेक करता है और क्या दिखाता है? यह भी इंगित करता है कि पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग के दौरान कोई त्रुटि नहीं हुई है। बालकों के फ्रेंड्स यहाँ पर बैलेंस है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस, ये हिंदी मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा बैलेंस। अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, कमीशन की त्रुटियां, अंकगणित सटीकता या फिर आर्थिक घटनाओं के उत्सर्जन। तो फ्रेंड्स ये हमें बताता है अंकगणितीय सटीकता से कि हमारा जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो हमारा इक्वल है और किसी भी तरह की पोस्टिंग में कोई भी गलती नहीं हुई है। ये हमारा अंकगणितीय शुद्धता को बताता है। नेक्स्ट आते हैं, सामान्य संतुलन के साथ निम्नलिखित में से कौन सी खाता परीक्षण शेष राशि के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है? ऑप्शंस है लेनदार खाता, अनर्जित आय खाता, किराया आय खाता या फिर नगद खाता। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा नगद खाता। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट शेष पर सामान्य बैलेंस वाले कौन से खाते दर्ज किए जाते हैं? एक बैंक खाता, उपकरण खाता, नकदी खाता या फिर जमा खर्च का खाता। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जमा खर्च का हिसाब, ऑप्शन
घ यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा। लागत अवधारणा की मूल अवधारणा क्या है? अब जो लागत अवधारणा है उसकी मूल अवधारणा क्या होती है? लागत पता करना, कर अनुपालन, वित्तीय लेखा परीक्षा या फिर लाभ विश्लेषण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन से ही पता चल रहा है लागत अवधारणा। तो लागत अवधारणा की क्या बात होती है? लागत पता करना है। जो भी हम माल बनाते हैं उसमें कितनी लागत लग रही है, हमें कितनी लागत उससे वसूलनी है, ये सारी चीजें देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की जो भी माल बनाया उसकी लागत पता करेंगे। तो लागत हम लागत अवधारणा के द्वारा ही पता कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रक्रिया लागत किस फॉर्म के लिए उपयुक्त है? अब प्रक्रिया लागत जो होती है वो हमें बताना है किस तरह की फॉर्म में हम उसको प्रयोग करते हैं। ईंट बनाने की फर्म, परिवहन फर्म, अस्पताल या फिर तेल शोधक फर्म है। अब देखिए यहाँ पर प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो ईंट बनाने में किसी तरह की कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, अलग अलग प्रक्रिया की। परिवहन में भी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है, अस्पताल में भी। जबकि तेल शोधक में प्रक्रिया की जरूरत होती है, क्योंकि एक तेल को बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रक्रियाओं से उसको गुजारना पड़ता है, तब कहीं जाके हमारे पास जो बाद में माल बनता है वो हमारे लिए शुद्ध, हमारे यूज के मतलब का बन पाता है। तो हम उसे अलग अलग प्रक्रिया से गुजारते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लागत वर्गीकरण कितने तरीकों से किया जाता है? अब हम यहाँ पे लागत वर्गीकरण की बात है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, हमारी जो लागत होती है वो हम बहुत तरीकों से उसको बता सकते हैं कि हमारी ये लागत है। जैसे कि एक लागत होती है, आपने देखा होगा कि एक होती है हमारी माल से संबंधित, दूसरी होती है जो माल से संबंधित नहीं होती है, एक होती है परिचालन से संबंधित, एक होती है जो हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड होती है हमारे माल से, जिसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी होती हैं जैसे बाहर, जैसे कि माल बनाने तक की लागत, लाल माल के बनाने के बाद की लागत। तो डिफरेंट तरह की होती हैं जिसको हम क्लासिफाई कोई 2 या 3 तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कई तरीके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपनी बंद होने पर भी कौन सी लागत लगती है? सनक। सनक को मतलब यहाँ पर हम इंग्लिश में संक बोलेंगे, मुझे नहीं पता फ्रेंड, शायद इसको हिंदी में संक कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं आप देख लीजिएगा। इसको वैसे ही सनक का मतलब यहाँ पे संक कॉस्ट है, ठीक है, संक कॉस्ट। फिर है ऐतिहासिक कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट यानी कि लागत, और विवादित लागत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब हम कंपनी अपनी बंद करते हैं तो वहां पर जो कॉस्ट हमारी लगती है वो लगती है हमारी शटडाउन कॉस्ट। ऑप्शन का हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन ये है, प्रत्यक्ष व्यय के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष व्यय के रूप में क्या जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पर ये है हमारे, ओवरहेड खर्च को, विविध खर्च को, प्रभार्य खर्च को या फिर प्रमुख खर्च को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारे प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रभार्य यानी कि चार्जेबल खर्च। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, वेयर हाउस का किराया किस लागत का एक हिस्सा है? तो फ्रेंड जब हम वेयर हाउस जो हमारा होता है, जहाँ पर हम माल को बनाकर स्टोर करके रखते हैं, उस पर हम किराया देते हैं, तो वो किराया हमारा किसका हिस्सा होता है? उत्पादन लागत, वितरण लागत, प्रमुख लागत या फैक्ट्री? तो ये होता है हमारा वितरण लागत का, क्योंकि वो हमारी मदद करता है माल को वितरण करने में। ठीक है, तो उसकी जो लागत लगती है वो हम वितरण लागत में उसको इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन खा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा क्या है? यानी कि टेंडर। टेंडर हम किसको बोलेंगे? लागत का अनुमान लगाना, लाभ का अनुमान, इकाइयों का अनुमान या विक्रय मूल्य का अनुमान। तो फ्रेंड्स निविदा जो होता है उसके अंदर हम जो विक्रय मूल्य होता है उसका अनुमान लगाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल प्रत्यक्ष लागत के रूप में जाना जाता है। अब कुल प्रत्यक्ष लागत के रूप में क्या जाना जाता है? उत्पादन की लागत, बिक्री की लागत, प्रमुख लागत या फिर काम करता है लागत। ठीक है, जिसको हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब हम जो भी हमारी प्रत्यक्ष लागत होती है उस पूरी लागत को बोला जाता है प्रमुख लागत। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन का हमारा राइट आंसर है।
क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है लागत लेखांकन में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है। अब जो लागत लेखांकन होती है उसमें कौन कौन सी वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पाद की लागत, दूसरा है लाभ साझाकरण, तीसरा है योजना और चौथा है नियंत्रण। तो फ्रेंड्स योजना और नियंत्रण तो हमारे अकाउंटिंग में सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं सब में यूज होंगी। ठीक है, तो हम ये दो ऑप्शन तो हमारे रह गए। बचा अब हमारा क्या, ये दो ऑप्शन जो कि है उत्पाद की लागत और लाभ साझाकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा कि वस्तु की लागत लेखांकन के अंदर लाभ साझाकरण को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है खिलौना निर्माण कंपनियां किस प्रकार की लागत का उपयोग करती हैं। एकाधिक लागत, प्रक्रिया लागत, इकाई लागत या बैच लागत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम खिलौना निर्माण कंपनियों की बात करें तो खिलौना निर्माण कंपनियां जो होती हैं वो यहाँ पर यूज करती हैं बैच लागत को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक नमूने के लिए, नमूना मतलब यहाँ पे सैंपल है, एक नमूने के लिए एक सारांश उपाय के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक संख्यात्मक मूल्य जैसे कि एक नमूना मतलब ए के रूप में जाना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। जनसंख्या पैरामीटर, नमूना पैरामीटर, नमूना आंकड़ा या फिर जनसंख्या का मतलब। तो देखिए जब हम एक इकाई के रूप में उसकी बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नमूना आंकड़ा। ठीक है, सारांश के रूप में अगर हम एक संख्या की बात करें तो हम उसको बोलते हैं नमूने का हमारा आंकड़ा, क्योंकि वो नमूने से ही हमें संख्या मिली है तो उसको नमूना आंकड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा यानी कि सा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी शाखाओं में शामिल है। अब सांख्यिकी शाखाओं में क्या शामिल है। अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी या फिर ए व बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों। इसको हम अनुप्रयुक्त सांख्यिकी भी इसके अंदर शामिल की जाती है, हमारी गणितीय सांख्यिकी भी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण चार्ट और वर्णनात्मक आंकड़ों की प्रक्रिया को वर्गीकृत किया जाता है। अब वो किसमें वर्गीकृत किया जाता है, व्यवहार उपकरण, धारावाहिक उपकरण, औद्योगिक सांख्यिकी या फिर सांख्यिकी उपकरण। तो देखिए यहाँ पर अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए व्यवहार उपकरण में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा राइट क्वेश्चन है नमूना आंकड़ों का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब नमूना आंकड़ों का प्रतिनिधित्व किया जाता है लोअर केस ग्रीक पत्र से, रोमन पत्र से, एसोसिएटेड रोमन अक्षर से या फिर ऊपरी मामले ग्रीक पत्र से। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोमन पत्र से इन आंकड़ों का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत उत्तरदाताओं, फोकस समूहों और उत्तरदाताओं के पैनल को वर्गीकृत किसमें किया जाता है। प्राथमिक डेटा स्रोत में, माध्यमिक डेटा स्रोत में, आइटम डेटा स्रोत में या फिर इंगित डेटा स्रोत में। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक डेटा स्रोत में, क्योंकि देखो हम उनसे व्यक्तिगत हम उनसे आंसर ले रहे हैं पर्सनली। ठीक है, तो हमारा प्राथमिक कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चर जिनकी गणना ऊंचाई, लंबाई और वजन के अनुसार की जाती है उन्हें वर्गीकृत किया गया है किसमें। असतत चर, फ्लोचार्ट चर, चर मापने या फिर निरंतर चर में। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा असतत चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रास्फीति दर, प्रत्याशा, बेरोजगारी दर और उत्पादों के उत्पादन के लिए क्षमता उपयोग की जांच करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को वर्गीकृत किसमें किया गया है। डेटा निर्यात तकनीक में, डेटा आयात करने की तकनीक में, पूर्वानुमान तकनीक में या फिर डेटा की आपूर्ति तकनीक में। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, ये कहलाता है हमारा पूर्वानुमान तकनीकी। क्योंकि देखिए मुद्रास्फीति की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा के, यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे ये कंडीशन होने वाली है। ठीक है, इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं, यानी कि पहले से अनुमान लगाया जाता है इन सारी चीजों का। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट आते हैं ग्राफिकल और संख्यात्मक विधियों में उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रक्रिया क्या है। शिक्षा सांख्यिकी, वर्णनात्मक सांख्यिकी, व्यवसाय सांख्यिकी या फिर सामाजिक सांख्यिकी। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि कहलाता है हमारा वर्णनात्मक सांख्यिकी। ठीक है,
नेक्स्ट है आंकड़ों में लागू किया गया पैमाना जो परिमाण का अंतर प्रदान करता है और अनुपात लगाता है वो क्या कहलाता है? घातीय स्केल, अक्षाई का पैमाना, अनुपात स्केल या फिर संतोषजनक स्केल। तो देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, उसको कह लेते हैं हम अनुपात स्केल। क्योंकि देखिए इसमें कहा जा रहा है आंकड़ों के लागू किया गया ना परिमाण, यानी कि जब हमारे पास आंकड़े आते हैं तो उसके परिमाण का अंतर प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? जब हम उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, यानी कि जब हमें किसी चीज पर्टिकुलर चीज का रेशो, दो चीजों का रेशो पता है तो हम ये देख सकते हैं कि इसका रेशो हाई है या इसका रेशो लो है। जब हाई और लो हमें पता चल रहा है तभी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों में, इसलिए यहाँ पर अनुपात स्केल राइट आंसर होगा, जो कि अंतर हमें प्रदान करता है, अनुपात माना जाता है। ठीक है, अनुपात स्केल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शन मूल्यांकन, श्रम कारोबार दर, प्रोत्साहन की योजना और शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा और उसके उदाहरण हैं। उत्पाद में सांख्यिकी, विपणन में सांख्यिकी, वित्त में सांख्यिकी या फिर कार्मिक प्रबंधन में सांख्यिकी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा कार्मिक प्रबंधन की सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर कॉर्पोरेट ब्रांड की निश्चित ब्याज दर की तुलना में ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाते हैं? निगम में वापस लौटे, मूल्यों में कमी, अपरिवर्तित रहे या मूल्य में वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट ब्रांड की निश्चित ब्याज दरों में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि मूल्यों में कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शंस हमारे नीचे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पहले दिखाया जाता है जब संपत्ति उनकी तरलता के क्रम में व्यवस्थित, यानी कि जब आप चार्ट बनाते हैं तो आप सबसे पहले कौन सी चीज दिखाएंगे जब हम तरलता के क्रम में उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। अब देखिए ऑप्शंस, निवेश है, हाथ में नकदी है, देनदार है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं? तरलता के बेसिस पर, ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स तरलता के बेसिस पे करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? जो सबसे ज्यादा तरल है। तो देखिए यहाँ पे हाथ में नकदी है जो कि ऑलमोस्ट तरल ही है, इसको कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जबकि इन सारी चीजों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये ऑलरेडी कन्वर्ट है। ठीक है, कैश में। नेक्स्ट है एक निवेशक एक के रूप में जाने वाली संपत्ति में निवेश करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिभूति, परिसंपत्तियों का ब्लॉक, पोर्टफोलियो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब हम एक निवेशक एक के रूप में जानी जाने वाली संपत्तियों में निवेश करता है तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अवधि के दौरान निवेशक एक निवेश की चक्रवृद्धि दर का निर्धारण करते हैं, किसके थ्रू? अंकगणितीय माध्यमिका के अंकगणित का मतलब है, कैलकुलस माध्यम से या फिर ज्यामितीय माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है ज्यामितीय माध्यम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निवेशक केवल यदि उच्च जोखिम वाले निवेश में निवेश करने के लिए सहमत है तो ये क्या कहलाती है? कोई भी सच्ची अटकलें हैं, अनुमानित रिटर्न जोखिम लेने के लिए संतोषजनक है, नकदी रखने के अलावा कोई निश्चित सुरक्षित विकल्प नहीं है या फिर रिटर्न कम है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है यदि निवेशक केवल यदि उच्च जोखिम वाले में निवेश करने के लिए सहमत होता है तो इसका क्या मतलब है? इसके लिए यह मतलब है कि अनुमानित रिटर्न जोखिम लेने के लिए संतोषजनक है, यानी कि हम उसमें जो जोखिम है हम उसको उठा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। और वैसे भी आपने सुना होगा जहाँ पर हमारा रिस्क हाई होता है वहाँ पे हमारा रिटर्न भी क्या होता है? हाई होता है। तो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। और ये बिजनेस की, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे थंब रूल है। ठीक है, जितना रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना चाहते तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न की बात की जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी बता सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई और रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं,
और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं हम इसको इसी तरह से करें, या फिर कोई और आपके पास आइडिया है कि इस वे में और होने चाहिए, तो आप वहाँ पे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे अपनी मैं और भी क्वेश्चंस हैं जो कि टाइमली वहाँ पे प्रोवाइड कराती हूँ, तो आप उनको भी जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।